अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी चैप्टर दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया था तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने स्टार्ट किया था आयनिक बॉन्ड से, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने आपसे जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि दो एटम्स पर अलग-अलग कुछ चार्जेस आते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी कैलकुलेशंस की थी। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के बाद आज हम जिक्र करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में यानी बेसिकली हम जो अब जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो तो हम सबको पता है। जो हमारा मेन टास्क होगा वो ये होगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं। पहले ये देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें पता है कि वो एक्चुअली क्या होती है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बिटवीन एटम्स, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, और इस तरीके से वो शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो शेयरिंग वाला जो पेयर होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, या बॉन्डिंग पेयर्स भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से जो इसका जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं इसे। अच्छा, आज हम जो काम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत ये है कि हमें ये पता हो कि उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की क्या है। तो ये एक चार्ट है, ज़रा इसको तरफ देखिएगा, एक टेबल बनाया हुआ है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि उस का ऑफ कोर्स जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। जो इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम हमें पता है 11 होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो वो बनेगा 1s2 2s2 2p1 2p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए ये। और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद 11th जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो है 3s1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम 12 है तो इसलिए 3s2। एल्यूमिनियम 13 है तो इसलिए 3s2 3p1। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 3p1 इसका वैलेंस है, नो। थर्ड शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन के 4 हैं, फास्फोरस में 5 हैं, सल्फर में 6 हैं, क्लोरीन में 7 हैं, 3s2 3p5। और हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगाया है। ठीक है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट लगाए हैं। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से 7 डॉट्स लगाए हुए हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो फिर अब हम चलते हैं कि हमें लुईस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाना है। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला पहला काम तो हमें ये देखना है कि हम एटम को प्लेस करें। ठीक है। कैसे प्लेस करेंगे, तब जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा इसके अंदर बॉन्ड्स कितने बनाने हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले से पता लगेगा इसमें बॉन्ड्स कितने बनाने हैं। अच्छा, अब बॉन्ड किसके साथ अटैच्ड होगा, यानी सेंट्रल एटम कौन होगा, वो है कि जिसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो सेंटर में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जो सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला है उसे सेंटर में रखेंगे। और उसके बाद एटम्स की प्लेसमेंट करेंगे। कैसे प्लेसमेंट करेंगे, जैसे भी जितने भी हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं हम वो बॉन्ड बनाएंगे। और उसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि सम करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करने के बाद हम उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर सिंगल बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और फिर रिमेनिंग जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम साइड एटम्स को देंगे, जो साइड में हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं। अच्छा, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हर एटम का,
लेकिन हाइड्रोजन की जाहिर सी बात है केस में हम ये कहते हैं कि हमें डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास 2 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट और बाकी सबका हम ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इन्हीं स्टेप्स को ज़रा आसान चीज़ तरीके से देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली किस तरीके से फॉलो करना है। जो सबसे पहला काम मैं करूँगी लूसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जब मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी बाय मेकिंग बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एंड टर्मिनल एटम। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल एटम होगा। इसके अलावा जितने भी साइड एटम्स हैं उनको मैं टर्मिनल एटम्स कह रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको मुझे असाइन करना है उस पूरे फॉर्मूले में। अब वो जो असाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है मेन काम, कि हम कैसे असाइन करेंगे, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। कैसे? सबसे पहले तो मैं हर बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन दूंगी, फिर उसके बाद साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी, फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो सेंट्रल एटम को दूंगी, और अगर मुझे लगे कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने से मामला मजीद बेहतर हो सकता है तो हम उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में एक्चुअली हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर ले, होगा शायद कोई, लेकिन कम से कम जो है वो नॉर्मल बात नहीं है कि आपको पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का पता हो कि वो कहाँ रहता है। हाँ, अगर ये आपको पता है कि एलिमेंट किस ग्रुप में है तो आप उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, अब मैंने जैसे सोडियम का बताया था आपको, ठीक है ना। अब सोडियम का एक डॉट ये बता रहा है कि इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और ये है कौन से ग्रुप में, 1 2 3, थर्ड ग्रुप में। तो ये 3s1 है, ये 3s2 है। ठीक है ना, ये 3s2 3p1 है। अब थर्ड ग्रुप में है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ग्रुप में है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ ग्रुप में है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो इंडियम के साथ में आपको कोई फार्मूला दे दूँ, आप कहें अल्लाह इंडियम का तो हमें पता ही नहीं है, और इंडियम की तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या पूरी लिख लेंगे बैठ के? ठीक है, क्या हम इंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एटॉमिक नंबर लेंगे और उसके बाद उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम ये कहेंगे ओके ये थर्ड ग्रुप का है, इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ ग्रुप का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप का है, तो इसका मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 5s2 5p1। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हैं। ओके, 17 इलेक्ट्रॉन्स की आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 करके, लेकिन तरीकेकार क्या है कि आप कहेंगे ये थर्ड ग्रुप का है, यहाँ सॉरी थर्ड पीरियड का है और सेवेंथ ग्रुप का है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब थर्ड ग्रुप का है तो इसका मतलब 3s2 3p5 ही होगा जब भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसको देखकर भी उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको बहुत ज़्यादा लिखें। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर और बढ़ जाएगा, आयोडीन का और बढ़ जाएगा, तो बजाय इसके कि हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी शुरू से 1s2 2s2 से लिखें, हम उसको पीरियोडिक टेबल में देख के पहचान सकते हैं कि ओके ये फिफ्थ ग्रुप का है, तो इसकी जो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 5s2 5p5, राइट। तो ये एक थोड़ी सी आसानी है। चलें अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्लोरीन की, Cl2। ठीक है, अच्छा मैंने स्टेप्स वही लिए जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये वाले स्टेप्स। ठीक है, 1 2 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय मेकिंग बॉन्ड, और फिर असाइन इलेक्ट्रॉन। असाइन इलेक्ट्रॉन के ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन इसी तरह फॉलो करेंगे। ओके, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने देखा कि क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप के अंदर है, तो इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करके मैंने इसको कह दिया 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने एक स्केलेटन बना लिया कि अब अगर क्लोरीन है तो जाहिर सी बात है कुछ इसी तरह की बात हो सकती है कि Cl और Cl आपस में बॉन्ड बनाए, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अच्छा जब हमने ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच बॉन्ड। ठीक है, तो इस 14 में से 2 तो मैंने इस बॉन्ड को दे दिए, यानी मैं कहूंगी 1 2।
ठीक है, कितने रह गए बाकी? 12। अच्छा, 1 2, फिर मैं कहूंगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे हो गए। दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम को देने हैं या क्या करना है, क्योंकि मेरे 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। मेरे इन्हीं दो कामों में पूरा हो गया। मैंने बॉन्ड को दिया, साइड एटम्स को दिया, 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे पूरे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे देखनी है वो ये कि क्या हर क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा इसके पास कितने एटम्स हैं। याद रखें, जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, वो दोनों एटम्स का है। यानी वैसे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक है इसके पास भी ये एक है, 7 7 है दोनों के पास। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये आपस में शेयर कर लिया है, अब शेयर का मतलब ये है कि ये इसका भी है और इसका भी है, ठीक है ना। तो अब इस क्लोरीन के पास कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो कि इस क्लोरीन का था, अब ये इसका भी है। दैट इज वाई कि हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेम इसी क्लोरीन के साथ भी है कि 1 2 3 4 5 6 7, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो हम दोनों ही एटम्स को देंगे जिनके दरमियान ये बॉन्ड्स बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं क्लोरीन को हम एक और व्यू से देखते हैं। उसमें मैं लुईस स्ट्रक्चर तो नहीं बना रही, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ये जो शेयरिंग है वो एक्चुअली किस तरीके से हो रही है। ये सेम एग्जांपल है कि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसके कलर थोड़ा डिफरेंट है, ब्राउनिश में है और ये ब्लैकिश में है। ये जो इनका 7th इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में आकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा है, और ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर्ड पेयर बना रहा है, दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये अलग अलग एटम्स हैं जो कि मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये अभी हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाकर भी देखा। इसी तरह की एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया और दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। यानी हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब जब ये शेयर पेयर्ड है तो जो इसका है वो इसका भी है, जो इसका है वो इसका भी है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि हम ये कहेंगे कि ओके, ये एच एच बॉन्ड बन गया है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये एग्जाम्पल है एक्चुअली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये कि जाहिर सी बात है दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो किसी पर भी पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक जैसा शेयर हो रहा होगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे एटम्स हैं। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इसके पास होगा उतना ही इसके पास होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने एग्जांपल ली है HCl की। फिर वही वाला काम करते हैं हम कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। तो मैंने कहा हाइड्रोजन मेरे पास एक है और हर हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये होगा एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन मेरे पास एक है और हर क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये होगा 7, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे उससे पहले एक स्केलेटन बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने HCl का ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब HCl का स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मुझे इलेक्ट्रॉन की असाइनमेंट करनी है। कैसे करनी है? वो इस तरीके से कि इन 8 में से पहले मुझे बॉन्ड को देना है, दैट इज 1 2, ठीक है। फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, पूरे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने पूरे दे दिए। अब जरा देखिएगा कि क्या ये स्ट्रक्चर अच्छा है, सही है। अगर हम देखें तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये रहे,
सातवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, और जो ये आठवां इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है और इसका भी है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसका डुप्लेट भी कंप्लीट है, कि जो इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन था और जो इसने शेयर किया क्लोरीन से, तो इसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, सेटिस्फाइंग एग्जाम्पल है कि कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा है। और ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कम्पेयर टू एच ज़्यादा होती है, तो वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है NF3 की। सबसे पहला काम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कहाँ होता है, चलें देख लेते हैं नाइट्रोजन कहाँ होता है। यहाँ है नाइट्रोजन, फिफ्थ ग्रुप में है, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, पीरियोडिक टेबल से इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 हो गया। फ्लोरीन 3 है इसके अंदर और हर एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 21, और टोटल मिला के हो गए हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन। अब NF3 है तो इसका मतलब मुझे 3 बॉन्ड्स तो बनाने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी बनाऊं, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। स्केलेटन बनाने के बाद अब मुझे इन 26 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम मुझे करना है बॉन्ड्स को देना है, तो अब यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं मेरे पास 26, और मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किए वो कितने हुए 24। अब अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड को भी दे दिए और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 ये 7 8, 6 इसके पास है, 7 ये रहा, 8 ये रहा, इसी तरीके से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, देन प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम, ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को देंगे, यानी जब ये 26 हो गए, देखिएगा दोबारा 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मुझे 26 करने हैं, तो अब मैं क्या करूं, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर NF3 का, जिसके अंदर मैंने जो सेंट्रल एटम था उसके पास भी एक पेयर आ रहा था, जो मैंने उसको दे दिया। तो इस तरीके से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी बात हो रही है अभी तक सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें हम मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो हम उनकी एग्जांपल को भी ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। ये एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल के अंदर काम मुझे वैसे करना है कि सबसे पहले तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए 16, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना। तो मुझे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में रखना है, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। जब हम सबसे पहले हमने जो बात की थी उसके अंदर यही रखा था कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम होगा तो वो कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन की कम है, तो हमने जो है वो कार्बन को लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद
दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दिए हैं, ये तो मैंने एक स्केलेटन बना लिया। अब मुझे इसमें 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉन्ड को दिया 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो गए। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा एक मसला है। मसला ये है कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ऑक्सीजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके? ऐसा हो सकता है। ऐसा इस तरह हो कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, किसी एक पेयर को मैं उठाऊं और यहाँ इसका बॉन्ड बना दूं, यानी सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इसका भी शेयर हो जाएगा, ये इसका भी शेयर हो जाएगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में तो यही होता है कि वो उसका अपना नहीं होता, जब बॉन्ड बन जाता है तो वो शेयर्ड पेयर हो जाता है। तो अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहाँ से हटाऊं और उसको कहूँ कि ओके ये शेयर्ड पेयर में चला गया है, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेकर इसको भी डबल बॉन्ड बना दूं, तो अब इसके पास अगर मैंने एक लेकर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो अब इसके पास 2 पेयर रह गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी मैंने एक पेयर लेकर इसका डबल बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पर भी 2 पेयर रह गए, ये 2 पेयर यहाँ रह गए, 2 पेयर यहाँ रह गए। अब जरा देखें कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। इधर ऑक्सीजन को देखें तो 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 8। क्यों? इसलिए कि एक बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 2 बॉन्ड को कितने दे गए? 4। 4 ये हो गए, 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरीके से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया है कि हम ये क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और साथ सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? कि हर बॉन्ड के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 बॉन्ड बने हुए कार्बन के साथ, 1 2 3 4, और हर बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हमने एलैबोरेट किया है कि मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हम लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बना सकते हैं। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड की एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और वो है नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की जब मैंने एग्जांपल ली तो 2 ही नाइट्रोजन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने स्केलेटन बनाया नाइट्रोजन का ऐसे करके, और उसके बाद उन 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तो बहुत ही बड़ा मसला है, वो ये कि ये तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब अगर क्या किया जाए, अगर इसको इसके जो 2 पेयर्स हैं, इस एक पेयर को भी शेयर पेयर कर दिया जाए और इसके दूसरे पेयर को भी शेयर पेयर कर दिया जाए, तो एक्चुअली 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, है ना। ये वाला अगर पेयर मैं पेयर को शेयर कर दूं, इस पेयर को भी मैं शेयर कर दूं, तो अब ये शेयर्ड पेयर में चले गए, तो अब ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इसके भी हैं और इसके भी हैं। जब शेयर हो जाता है तो वो इसके भी हैं और इसके भी हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 हो गए। तो इस तरीके से इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ये हमने मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ली है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की जिसमें हमने डबल बॉन्ड को इलेबोरेट किया, और एक नाइट्रोजन की जिसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल भी देखी है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आयन की। अगर हमारे पास कोई आयन हो तो उस वक्त हम जो है वो क्या करते हैं, और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स वही रहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम मालूम करेंगे, लेकिन अगर वो आयन कैटाइन है तो हमें इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो एनाइन है तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव साइन का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, पॉजिटिव का मतलब ही यही है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, और नेगेटिव का मतलब ये है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लिए। एक ही नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन है, हर एक के पास एक होता है, तो ये होगा टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। और मैंने उसमें से 1 माइनस कर दिया। 1 माइनस क्यों किया? इस वजह से किया क्योंकि यहाँ अमोनियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसलिए मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया और 8 इलेक्ट्रॉन्स की अब मुझे काम करना है, ठीक है।
अच्छा, याद रखें अब यहाँ पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला काम नहीं चलेगा। नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये सेंट्रल एटम होगा। क्यों? इसलिए कि हम ये भी कहते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सका, वो हमेशा साइड एटम ही होगा। ठीक है, तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो वो हमेशा टर्मिनल एटम होगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ कुछ और है तो हम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल देखी थी NF3 की इससे पीछे, तो फ्लोरीन जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो मैंने नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाया था। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम होगा। क्यों? इस वजह से कि हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम बना ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमेशा ही साइड एटम ही होगा। ओके, अब क्या किया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है कि 4 हाइड्रोजन लगा दिए, मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और मुझे क्या करना है कि हर पेयर को, बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये तो 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। इसके पास एक था, अब इसने भी अपना दिया, शेयर हो गया, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट, इसका भी और इसका भी। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब हर एक के पास से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो परफेक्ट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर आयन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके उन इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हमारे पास कोई भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि हम किसी सेंट्रल एटम को दे सकें, और ना ही हमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है NH4 की। एक और एग्जांपल लेते हैं BF4 माइनस की। अभी हमने एक पॉजिटिव आयन वाले की ली थी, अभी एक नेगेटिव आयन वाले की ले लेते हैं। एग्जांपल है BF4 की, और BF4 की जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास बोरॉन है। अच्छा, अब बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, तो हम क्या करें भाई, हम जल्दी से निकालें अपना पीरियोडिक टेबल और हम देखें बोरॉन का है। बोरॉन थर्ड ग्रुप में, ओके, थर्ड ग्रुप में है तो उसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जो भी हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एक बोरॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इसके हो गए, और 4 फ्लोरीन है और हर एक में 7 होते हैं, 28 में 3 प्लस किए 31, और क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, तो दैट इज वाई इट इज 32। ठीक है, अब जब 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए जो कि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अब हम क्या करें कि स्केलेटन बनाए BF4 का। जिस तरीके से NH4 का बनाया था ऐसे BF4 का बना दिया, कि 4 जो बॉन्ड बनेंगे वो तो इसी तरह ही बनेंगे कि हम जो है वो इनको इस तरीके से असाइन कर दें 4 बॉन्ड बनाकर। ओके, BF4 बन गया। अब क्या करें, अब हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो बॉन्ड्स में चले गए, 32 में से 8 बॉन्ड में चले गए। अब यहाँ से चलते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ BF4। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों? इसलिए कि इसके पास 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि इसके अपने पास ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 7वां इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन से मिलकर एक 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसमें सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने ये सीखा कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और हर एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 ही चीज़ें फॉलो की हैं कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, उसके बाद हम बॉन्ड्स बनाएं, और बॉन्ड बनाने के बाद हम उनको असाइन करें। असाइन करने के लिए सबसे पहले आप बॉन्ड को दें, फिर उसके बाद आप साइड एटम्स को दें, फिर अगर बच जाए तो आप जो है वो जो सेंट्रल एटम है उसको देंगे। और अगर आप देखें कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने से, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड। इसी कोवेलेंट बॉन्ड को और इसी लुईस स्ट्रक्चर को लेकर हम थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि वो भी आप तक जल्द पहुँचे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा, ताकि जब मैं दूसरा लेक्चर दूँ आपको तो आपके जहन में ये सारे पॉइंट्स हों और आपको वो अगला लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके।